हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीईएस क्लासेस एंड दिस इज़ वरुण महाजन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, लेटर वैदिक एज हम डिस्कस करेंगे। अर्ली वैदिक एज के बारे में हमने देख लिया है। ठीक है, तो लेटर वैदिक एज के बारे में देख लेते हैं। बाकी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लेटर वैदिक एज जो है, ये इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपको पता होना चाहिए। 1000 से लेकर 600 BCE तक टाइम पीरियड है लेटर वैदिक एज का। और पहले तो हम ज्योग्राफी देख लेते हैं लेटर वैदिक एज की। तो मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बोली थी कि अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज दोनों को कंपैरिजन किया जाए। जो अर्ली वैदिक एज की ज्योग्राफी होगी वही सेम ज्योग्राफी आपको लेटर वैदिक एज की नहीं देखने को मिलती, उसमें चेंजेस है। क्योंकि जो अर्ली वैदिक एज के जो हमारे आर्यंस हैं वो सिर्फ हम बात करें वो सिर्फ नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया जो है वहीं तक ही सीमित रहे। बट जैसे लेटर वैदिक एज आती है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आर्यंस जो है वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से आगे थोड़ा मूव करते हैं। और वो हम बात करें गैंजेटिक प्लेन जो आज के टाइम पे आपका उत्तर प्रदेश वाला रीजन है वहाँ तक जाते हैं। और अगर हम बात करें कि अर्ली वैदिक एज के टाइम पीरियड के दौरान ये जो आर्यंस थे वो वहाँ तक क्यों नहीं गए गैंजेटिक प्लेन्स तक, सबसे बड़ा रीज़न था कि उस समय हमारे पास आयरन नहीं था, हमारे पास उस समय फायर नहीं थी, उसकी इन्वेंशन नहीं हुई थी। ठीक है, हम बात करें कई टूल्स नहीं थे, तो जिसके कारण हम बोलेंगे कि अर्ली वैदिक एज के जो हमारे आर्यंस थे वो सिर्फ नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया तक ही सीमित रहे। वो हम बात करें गैंजेटिक प्लेन वाले रीजन वाली साइड नहीं जा सके। लेकिन जैसे लेटर वैदिक एज आता है, लेटर वैदिक एज आने के बाद यही आर्यंस के पास अब टूल्स आ गए, आयरन आ गया, फायर की इन्वेंशन हुई है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यही आयरन से फायर से जंगलों को काटेंगे, आग लगाएंगे और वहाँ पे प्रॉपर क्लीन करेंगे और वो गैंजेटिक रीजन वाली साइड भी जो है वो शिफ्ट करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है, हम बोलेंगे ज्योग्राफी भी चेंज हो रही है। अर्ली वैदिक एज की अलग ज्योग्राफी है, लेटर वैदिक एज की ज्योग्राफी आपको अलग देखने को मिलेगी। ठीक है, रिलीजन आपको वेरी होता हुआ देखने को मिलेगा। अर्ली वैदिक एज जो है तब के आर्यंस जो है उनका अलग एक रिलीजन होगा। लेटर वैदिक एज जो आर्यंस है उनका एक रिलीजन बिल्कुल एक डिफरेंट होगा। ठीक है, उसमें चेंजेस देखने को मिलेगी, नए गॉड नए गॉडेसेस के अपेयरेंस होगी। पुराने गॉड जो है उनकी प्रेवलेंस थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, लेटर टाइम में। फिर हम बात करते हैं, ये तो हमने देखा रिलीजन के बारे में। वैसे ही हम बात करते हैं, ये तो रिलीजन हुआ। सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी में भी वेरिएशन देखने को मिलेगी। जो अर्ली वैदिक एज के टाइम पीरियड की जो सोसाइटी थी, अब वही सोसाइटी में हमें वेरिएशन देखने को मिलेगी लेटर वैदिक एज में। वो कैसे वेरिएशन होगी कैसे नहीं, वो जैसे हम आगे पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा सारा। ठीक है, तो हम टॉपिक बेस ही देकर चलेंगे। पहले हम ज्योग्राफी देख लेते हैं लेटर वैदिक एज की, फिर ऐसे हम रिलीजन देखेंगे, सोसाइटी देखेंगे, पॉलिटी देखेंगे, ऐसे करके हम देखेंगे। क्योंकि इन सब में आपको चेंजेस देखने को मिल रही है। जो अर्ली वैदिक एज का रिलीजन पॉलिटी थी, ज्योग्राफी थी, वो आपको लेटर वैदिक एज में आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें आपको वैसी देखने को नहीं मिलेगी। उसमें आपको वेरिएशन चेंजेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलो पढ़ते हैं, आपको पूरी क्लैरिटी लग जाएगी जैसे हम आगे चलते जाएंगे। ओके, देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज आर्यंस मूव इन द ईस्टर्न एंड द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ फायर, आयरन एंड टूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि अब लेटर वैदिक एज में क्या होता है, आर्यंस जो है ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया जो है यहाँ से आगे मूव करते हैं। और आगे जब मूव करेंगे तो गैंजेटिक रीजन जो है वहाँ तक जाते हैं ना, ईस्टर्न रीजन तक जाते हैं। क्योंकि गैंजेटिक रीजन कौन सा आपका, ईस्टर्न रीजन ही है ना, जिस जहाँ पे हमें आज के टाइम पे उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है ना। तो वो ईस्टर्न रीजन है, साउथ ईस्टर्न पार्ट है जो हमारा इंडिया का, वहाँ तक जाते हैं। और वहाँ तक कैसे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो जंगल हैं, अच्छे खासे पेड़ हैं। तो लेकिन अर्ली वैदिक एज के टाइम पीरियड पे हमारे पास आयरन नहीं था, फायर की इन्वेंशन नहीं थी, तो तब तो नहीं जा सकते थे। लेकिन लेटर वैदिक एज जैसे आता है तब हम बात करें आयरन की भी इन्वेंशन हो जाती है, फायर भी हमें देखने को मिलता है, फायर का कंसेप्ट भी आ जाता है। तो ये क्या करते हैं, फायर से, आयरन से इन जंगलों को काटते हैं, जलाते हैं और यहाँ पे क्लीन करते हैं। और वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है वहाँ तक भी जो है वो शिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ये क्या करते हैं जी, ये दे क्लियर द जंगल एंड फॉरेस्ट एंड एक्सपेंडेड इनटू द उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल। ठीक है, जो आज का हमारा उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, बिहार है, यहाँ पे सारे जंगल को क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं और यहाँ तक ये क्या करते हैं, रिजाइड करते हैं। ठीक है, इन दिस प्रोसेस जन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू जनपद।
तो आप देखोगे लेटर वैदिक एज में हमें जनपद का कंसेप्ट देखने को मिलता है, बट यही अर्ली वैदिक एज में हमें जनपद का कंसेप्ट नहीं देखने को मिलता था, तब हमें जन का कंसेप्ट देखने को मिलता था, ट्राइब का कंसेप्ट देखने को मिलता था। क्योंकि अर्ली वैदिक एज में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि उस समय जो है वो लाइफ जो है वो उनकी सेटल नहीं थी, है ना, उनको खाना चाहिए होता था, तो खाने के लिए वो क्या करते थे, आगे पीछे जो है वो भटकते थे, ठीक है। और आगे पीछे जब भटकेंगे तो ऑब्वियस ही बात है एग्रीकल्चर तो हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि आपको ये भी चीज़ पता होगी एग्रीकल्चर के लिए आपको जो है वो सेटल होना पड़ता है, आपको टिक के बैठना पड़ता है, तभी जाके एग्रीकल्चर जो है वो आप कर सकते हो। बट वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि ये लोग जो थे जन अर्ली वैदिक एज में ये लोग जन थे। जन का मतलब हो गया ट्राइब, और ट्राइब का मतलब क्या होता है कि वो सेटल नहीं है, वो क्या है, ये नोमैडिक है, वो आगे पीछे जो है भटकते जा रहे हैं अपने शिकार को लेकर, ताकि कोई शिकार मिल जाए उसको हम खाकर अपना जो है वो पेट भर लें, ठीक है। तो हम यही चीज़ बोलेंगे कि हमें अर्ली वैदिक एज में यही जन देखने को मिलता है, बट यही जन लेटर वैदिक के जैसे आता है तो यही जन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जनपद में। जनपद का मतलब ये हुआ कि अब वो क्या हो गए, सेटल होना शुरू हो गए, ठीक है, वो टिक के बैठना शुरू हो गए। तो ऑब्वियस ही बात है जब टिक के बैठना शुरू हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, तो फिर वो क्या करेंगे, वो खेती बाड़ी करना शुरू कर देंगे, एग्रीकल्चर करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो हमें लेटर वैदिक एज में जनपद का कंसेप्ट देखने को मिलता, बट वही अर्ली वैदिक एज की हम बात करते हैं, तब ये क्या थे, नोमैडिक थे, तब हमारे ये क्या थे, जन थे, ट्राइब्स थे, ठीक है। बट यही ये हमारे क्या होते हैं, सेटल होना शुरू हो जाते हैं लेटर वैदिक एज में, और जब ये सेटल होते हैं तो उस समय हमें जनपद का कंसेप्ट देखने को मिलता है, ये जनपद हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब एक पर्टिकुलर एरिया होगा, और ये एरिया में जो ट्राइबल कम्युनिटी रह रही है, इस एरिया को नाम किस हिसाब से दिया जाएगा, जो ये ट्राइबल कम्युनिटी का नाम होगा उसी के नाम से यहाँ पर एरिया का जो है वो नाम दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे सपोज करो ये ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है ABC, ठीक है, तो हम बात करें इस पर्टिकुलर एरिया का नाम रख दिया जाएगा ABC जनपद, ठीक है। इस टाइप से आप देख सकते हो। तो अब हम ये बोलेंगे इनका नाम भी डिराइव होना शुरू हो गया एरिया का ऑन द रिस्पेक्ट ऑफ इनके, यही जो हम बात करें जो ट्राइबल कम्युनिटी जो रिसाइड कर रही थी, जो उनका नाम था, उन्हीं के ही नाम पे जो है उनका नाम रख दिया गया, ठीक है। बट यही चीज़ मैंने आपको बोला कि अर्ली वैदिक एज में ये सेटल नहीं थे, ये नोमैडिक थे, तब हमारे पास कोई भी इनके नाम वगैरह एरियाज़ के नहीं हुआ करते थे, क्योंकि सेटल ही नहीं होंगे तो एरियाज़ के नाम कैसे पड़ेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने देखी। फिर देखते हैं लेटर वैदिक लिटरेचर की हम बात करते हैं। यहाँ पे 3 ब्रॉड डिवीज़न की गई है इंडिया की, ठीक है। यानी कि लेटर वैदिक आप लिटरेचर को देखो तो मैंने आपको बताया था कि अर्ली वैदिक एज जो है उसको पढ़ने के लिए हमें क्या सोर्स है, उसके लिए हमारे पास ऋग्वेद जो है सबसे बेस्ट सोर्स है, उसी से हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो पता चलती है आर्यंस के बारे में। बट वही चीज़ हम बात करें लेटर वैदिक एज के बारे में अगर आपने जानना है तो उसके लिए आपको लेटर वैदिक टेक्स्ट को पढ़ना पड़ेगा। और लेटर वैदिक टेक्स्ट हमारे कौन कौन से हैं, तो हम सारे वो हमारे 4 जो हमारे वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना, यजुर्वेद, तो ये सारे हमने पढ़े थे। और फिर हम बात करते हैं हमारी कुछ अलाइड लिटरेचर भी है ना, तो वो सारे हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं लेटर वैदिक एज के बारे में, ठीक है। तो उन्हीं को बोलते हैं जी लेटर वैदिक लिटरेचर, ठीक है। तो यही लेटर वैदिक लिटरेचर जो है ये क्या करती है, इंडिया को डिवाइड करती है इनटू 3 पार्ट्स, 3 डिवीजन्स में डिवाइड किया गया इंडिया को। एक आज के टाइम पे जैसे आप बोलते हैं एक नॉर्थ इंडिया पार्ट आता है, एक आपका सेंट्रल इंडिया पार्ट आता है, एक आपका साउथ इंडिया पार्ट आता है। नॉर्थ इंडिया तो वही जहाँ पे हमारा जम्मू, दिल्ली वगैरह देखने को मिलता है। सेंट्रल इंडिया आपको पता है आपका ये जैसे कि हम बात करें मध्य प्रदेश आ गया, है ना, ये सारे आ गया, तो ये सेंट्रल पार्ट आ गया। साउथ वाला पार्ट आपका कौन सा आ जाता है, जैसे कि आपका तमिलनाडु आज के टाइम पे, जैसे कि केरल, है ना, जैसे कि कर्नाटका, ये सारा आपका साउथ में आ गया। वैसे ही क्या किया था लेटर वैदिक लिटरेचर को अगर हम देखें, उसने इंडिया को डिवाइड किया गया 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया था। एक बोल दिया गया था आर्यव्रत, एक बोल दिया गया था मध्य देश, एक बोल दिया गया था दक्षिण पट। आर्यव्रत की अगर मैं बात करूं तो नदर्न इंडिया जो ये वाला पार्ट है इसको बोल दिया गया था आर्यव्रत, और ये जो सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है इसको बोल दिया गया था मध्य देश, और साउथ इंडिया वाला पार्ट था इसको बोल दिया गया था दक्षिण पट, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे लेटर वैदिक लिटरेचर को अगर हम देखें तो वो डिवाइड करता है इंडिया को 3 पार्ट्स में, और उन 3 पार्ट्स के क्या क्या नाम है वो हमने देख लिए, ठीक है। आगे चलते हैं फिर अब यहाँ पे हम देखते हैं जी लेटर वैदिक टेक्स्ट आल्सो हैज़ द रेफरेंस ऑफ टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ इंडिया। अब वही लेटर वैदिक टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जो लेटर वैदिक को के बारे में जो टेक्स्ट मतलब लेटर वैदिक के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आपके पास सोर्सेज होने चाहिए, बुक्स होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था वो हमारे जो 4 वेद हो गए और बाकी अलाइड लिटरेचर, तो वो क्या आपके लेटर वैदिक टेक्स्ट है सारे, है ना, वहाँ से आपको पता चलता है लेटर वैदिक के टाइम पीरियड के बारे में, ठीक है। तो वही लेटर वैदिक टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, ये आपको रेफरेंस देते हैं किसके बारे में, इंडिया की टेरिटोरियल डिवीजन भी की गई थी, ठीक है। अब टेरिटोरियल डिवीजन, अब तो पहले तो हमने क्या देखा,
हमने पूरे इंडिया की डिवीजन 3 पार्ट में देखी, नॉर्थ साउथ सेंट्रल करके। अब हम देखेंगे अब टेरिटरी में भी डिवाइड किया गया है, उनके भी डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए हैं। जैसे कि हम बात करें अब ये रीजन जो होगा हमारा सतलुज और यमुना रिवर, इसके बीच का जो हमारा प्लेन रीजन है, इसको बोला गया हम बात करें ब्रह्मवर्ता रीजन। ठीक है, वैसे ही हम बात करते हैं, फिर हम बात करें सेंट्रल इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में चले जाओ, वो बेसिकली उस रीजन का क्या नाम दे दिया गया था, हम बात करें ब्रह्मी शीदेश रीजन। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप पढ़ लो। ठीक है, फिर हम उत्तरपति रीजन की बात करते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया जो है उसको नया नाम दिया गया, उत्तरपति रीजन दिया गया। और वेस्टर्न इंडिया की हम बात करें उसको अपरंता रीजन बोला गया। ठीक है, वैसे ही ईस्टर्न इंडिया की बात करते हैं तो इसको ये नाम दिया गया। और साउथ इंडिया या फिर हम बात करें तमिल कंट्री जो एक्सट्रीम साउथ है आपका, यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर रीजन को क्या नाम दिया गया, तमिल कम दिया गया। और फिर हम बात करते हैं लेटर वैदिक एज मेंशन द रिवर्स। तो अगर हम बात करें कि अब लेटर वैदिक एज में अगर हम बात करें, अब लेटर वैदिक एज में ये जो हमारे लेटर वैदिक टेक्स्ट थे, ठीक है, जो हमें जो ऐसे जो हमारे हम बात करें टेक्स्ट थी, बुक्स थी जो हमें लेटर वैदिक एज के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, ये टेक्स्ट ये बुक्स ने हमें हमें ये भी चीज़ें बताई कि लेटर वैदिक एज में जो है वो कुछ रिवर्स के बारे में भी जो है वो मेंशन किया हुआ इन टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि लेटर वैदिक एज के टाइम पीरियड के दौरान ये रिवर्स भी जो है वो प्रेजेंट थी और इन लोगों को इन रिवर्स के बारे में जो है वो पता होगा, है ना, क्योंकि तभी तो देखो आप लेटर वैदिक टेक्स्ट जो है उनमें इन रिवर्स के बारे में मेंशन किया, जिसका मतलब ये हुआ कि ये रिवर जो है उस टाइम पीरियड पे जो है इन लोगों को जो है वो पता थी। ठीक है, तो हम बात करें गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, नर्मदा हो गया, यमुना हो गया, चंबल हो गया, तो ये कुछ रिवर्स है जिनका मेंशन किया गया है लेटर वैदिक टेक्स्ट में। फिर हम बात करते हैं जी लेटर वैदिक आर्यंस की अगर हम बात करें, हैड द नॉलेज ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सी। अब ये जो हमारे लेटर आर्यंस थे, ठीक है, जो हमने पहले पढ़े, पहले अर्ली वैदिक एज वाले आर्यंस थे, अर्ली वैदिक एज वाले आर्यंस थे। अब हम बात कर रहे हैं लेटर वैदिक एज वाले आर्यंस। ठीक है, तो लेटर वैदिक एज आर्यंस जो है इनको अब नॉलेज है ईस्टर्न सी के बारे में भी और वेस्टर्न सी पर। आपको पता है ईस्टर्न सी कौन सा आपका, ये आपका इंडिया, हमारा इंडिया आ गया, भारत हमारा प्यारा, और यहाँ पे आ गया जी हमारा ये यहाँ पे आ गया बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे आ गया हमारा अरेबियन सी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, हमारा ये आ गया आपका, ये आ गया वेस्टर्न सी, ये आ गया आपका ईस्टर्न सी। ठीक है, बे ऑफ बंगाल आ गया आपका ईस्टर्न सी। तो ये हमने देखा, ये इनको इन सी के बारे में नॉलेज थी। ठीक है, ये भी हम बात करें टेक्स्ट में, इसके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है। ठीक है, अच्छा, फिर हम बात करते हैं वी ऑल्सो गॉट द रेफरेंस ऑफ सिटीज़ इन द लेटर वैदिक एज। अब हमें कुछ सिटीज़ के बारे में भी रेफरेंस मिलता है इन्हीं आप लेटर वैदिक टेक्स्ट को अगर आप पढ़ोगे तो इन टेक्स्ट से आपको ये भी रेफरेंस मिलेगा कि ये कुछ सिटीज़ थी जो कि उस टाइम पीरियड पे प्रेजेंट हुआ करती थी और ये लोग जानते थे इन सिटीज़ के बारे में। ठीक है, हस्तिनापुर हो गया, इंद्रप्रस्थ हो गया, मथुरा हो गया, काशी हो गया, उज्जैन हो गया, अयोध्या हो गया, कौशाम्बी हो गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इकोनॉमी की, बात कर लेते हैं। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो हम ये बोलेंगे, जैसे हमने देखा जोग्राफिकल और सोशल कंडीशन हमने जो देखी, वैसे ही हम बात करें इकोनॉमिक कंडीशन जो थी आर्यंस की लेटर वैदिक एज के, ये भी हम बात करते हैं, इसमें भी चेंजेस आती है। जैसे हमने देखा सोसाइटी में अर्ली वैदिक एज जो आर्यंस थे उनकी सोसाइटी अलग थी और लेटर वैदिक एज जो आए, ठीक है, इन आर्यंस की सोसाइटी बिल्कुल अलग। तो यहाँ पे सोसाइटी में भी चेंजेस देखने को मिली, यहाँ पे हमें पॉलिटी में भी चेंजेस देखने को मिली, यहाँ पे हमें जोग्राफिकल में भी चेंजेस देखने को मिली, यहाँ पे हमें इकोनॉमी में भी चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, जो अर्ली वैदिक एज के जो आर्यंस थे उनकी जो इकोनॉमी थी और लेटर वैदिक एज के जो आर्यंस है उनकी इकोनॉमी में भी हमें जो है वो चेंजेस देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, वही चीज़ लिखी, द शिफ्ट टूवर्ड्स द गैंजेटिक रीजन विद द यूज़ ऑफ आयरन एंड फायर मेड पॉसिबल द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। तो वही चीज़ होता है। अब ये लोग क्या करते हैं जी, लेटर वैदिक एज जैसे आता है तो ये आर्यंस जो हैं ये क्या करते हैं, मूव करते हैं गैंजेटिक रीजन वाली साइड, यानी कि जो आज के टाइम पे हमारा उत्तर प्रदेश है वहाँ तक जाते हैं। तो वहाँ पे तो पहले जंगल थे, है ना, अच्छे खासे घना जंगल है, तो अब उन जंगल को काटने के लिए हमारे पास आयरन होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, उस समय आयरन की इन्वेंशन हो चुकी थी, फायर की इन्वेंशन हो चुकी थी, तो उन्होंने आग और आयरन की हेल्प से यहाँ पे जंगल को पूरे तरीके से क्लीन किया और यहाँ पे फिर खेती बाड़ी करना शुरू कर दी। एग्रीकल्चर का अच्छा खासा हमें ग्रोथ होता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, मैंने आपको बताया था अर्ली वैदिक एज में पैस्टोरलिज्म जो है उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे वही चीज़ हम बात करते हैं, यहाँ पे अब इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या आ जाता है, एग्रीकल्चर आ जाता है ना, अब एग्रीकल्चर पे ज़्यादा वो फोकस करते हैं।
ठीक है। तो यह इनका प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन बन जाता है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन बन जाता है। बट यही पैस्टोरलिज्म भी प्रैक्टिस करेंगे, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर एग्रीकल्चर करेंगे तो पैस्टोरलिज्म का छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। पैस्टोरलिज्म को भी वो करेंगे, बट अब उनका ये प्राइमरी एक्टिविटी नहीं होगा, प्राइमरी ऑक्यूपेशन नहीं होगा, अब ये उनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन आ जाएगा। और कैटल रेयरिंग भी पहले बहुत ज़्यादा क्या करते थे अर्ली वैदिक में, उनका वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन था। अब ये आपका प्राइमरी नहीं होगा, अब इनका ये क्या हो जाएगा, ये इनका अब सेकेंडरी हो जाएगा। वो अभी भी प्रैक्टिस करेंगे कैटल रेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। एग्रीकल्चर जो है इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन बना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पैस्टोरलिज्म या फिर कैटल रेयरिंग की बात करते हैं, वो अब इनका जो है लेटर वैदिक एज में आते हुए सेकेंडरी ऑक्यूपेशन बन गया, ठीक है। अब एग्रीकल्चर प्राइमरी इसलिए बना क्योंकि अब वो लोग सेटल हो चुके हुए हैं, ठीक है। तो सेटल हो गए तो ऑब्वियसली बात है वो खेती बाड़ी करेंगे, अब वो आगे पीछे घूमना जो है वो शिकार के उस पर वो बंद कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए अब प्राइमरी ऑक्यूपेशन बन गया उनका एग्रीकल्चर, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन बन गया कैटल रेयरिंग, ठीक है। तो ये उनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन बन गया, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं जी, आगे चलते हैं। फिर हम बात करते हैं, हम लेटर वैदिक एज जैसे आता है तो यहाँ पे इम्प्रूव होता है जी मेथड ऑफ टिलिंग ऑफ लैंड बाय डीप प्लोइंग, मैन्योरिंग एंड द यूज़ ऑफ बेटर सीड्स वर नोन टू द आर्यंस, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि जैसे अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये लोग क्या करते हैं जी, टिलिंग, लैंड की टिलिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो टिलिंग कैसे की जाएगी, वही डीप प्लोइंग करेंगे, मैन्योरिंग करेंगे, बेटर यूज़ करेंगे सीड्स का, अच्छे अच्छे सीड्स का यूज़ किया करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ये सारी चीज़ें ये करते हैं जिससे कि क्या होता है कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती कई हद तक। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि इन्होंने क्या किया, मोर एंड मोर लैंड जो है वो क्या किया, उन्होंने कल्टीवेशन में लाया, उस पर एग्रीकल्चर खेती बाड़ी जो है वो करना शुरू कर दी। तो लेटर वैदिक टेक्स्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है राइस के बारे में मेंशन किया है, बट लेटर वैदिक टेक्स्ट में जो है वो ये बोला गया है कि राइस को वो लोग क्या बोला करते थे, वरीही बोलते थे, ठीक है। तो वरीही नाम मेंशन किया हुआ लेटर वैदिक टेक्स्ट में, वहाँ पे राइस नहीं किया है। वीट की बात करते हैं, वीट के बारे में भी मेंशन किया, बट वीट को उन्होंने क्या बोला हुआ है, गोहुमा बोला हुआ है, या फिर आप बोलो गोदुमा बोला हुआ है। और शुगर केन जो है इसके बारे में भी इन्होंने रेफ़र किया हुआ है लेटर वैदिक टेक्स्ट में, और शुगर केन को उन्होंने क्या बोला है, इक्शु बोला हुआ है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। आयरन की मैं अगर बात करूं तो आयरन के बारे में भी मेंशन किया हुआ है। आयरन को उन्होंने क्या बोला है, क्रिशन एयास बोला हुआ। क्रिशन का मतलब होता है ब्लैक, एयास का मतलब होता है कॉपर, ठीक है। तो ये भी मेंशन किया है लेटर वैदिक टेक्स्ट में। अच्छा, फिर हम बात करते हैं आयरन की इंट्रोडक्शन होते ही हम बोलेंगे नई नई क्लासेस निकल कर आती हैं, नई नई क्लासेस आती हैं आर्टिशियंस की, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे आयरन आया, आयरन के आते ही हम बात करते हैं कि आयरन स्मिथ, ये भी एक क्लास अमर्ज हुई। चैरिट मेकर, ये भी क्लास एक अमर्ज होती हुई नजर आती है, ये भी एक ऑक्यूपेशन हमें देखने को मिलता है। शिपर बिल्डर, ये भी अपेयर होता हुआ नजर आता है हमें लेटर वैदिक एज में, जो कि अर्ली वैदिक एज में ये सारे जो एब्सेंट थे, ये नहीं थे। बट जैसे आयरन की इन्वेंशन होती है हमें नई क्लास देखने को मिलती है आर्टिशियंस की, क्योंकि उनका अब जो भी काम होगा उसमें आयरन की रिक्वायरमेंट है, तो आयरन से वो क्या करेंगे, अपना काम करेंगे। तो ऑब्वियसली बात, जब आयरन आया तो नए नए हम बात करें कि नई नई ऑक्यूपेशन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, लेटर वैदिक एज में। फिर हम बात करते हैं कि वही चीज़ मैंने आपको बोला कि गैंजेटिक रीजन वाली साइड जब ये जाएंगे, वहाँ पे जंगलों को क्लियर करेंगे, साफ़ करेंगे, फॉरेस्ट को क्लीन करेंगे, वहाँ पे फायर वगैरह लगा के, और वहाँ पे टूल्स यानी कि उसका यूज़ करके, आयरन का यूज़ करके, वहाँ पे कटिंग करके, है ना। तो वहाँ पे क्या करेंगे, वो सिविलाइजेशन की ग्रोथ करेंगे। वहाँ पे जब एग्रीकल्चर होगा तो ऑब्वियसली बात है, अब पहले जो अर्ली वैदिक एज में क्या थे, वो नोमैडिक थे, वो आगे पीछे जो है वो भटक रहे थे अपने खाने को लेके। पूरा दिन उनको यही रहता था कि खाना खाना है और आगे पीछे भटकना है, क्योंकि आपको पता है शिकार तो जाने से तो मिल नहीं जाएगा, शिकार के लिए जाने में भी उनको कई घंटे लग जाते थे, ठीक है। वो बस यही आप शिकार पे निकले, 3-4 घंटे शिकार पे लगा दिया, 1-2 घंटा खाना पकाने में लगा दिया, तो पूरा दिन जो है उनका खाने पे ही निकल जाता था, ठीक है। बाकी काम कर ही नहीं पाते थे। तो उस समय माइंड भी इतना डेवलप नहीं था। लेटर वैदिक में थोड़े वो इंटेलेक्चुअल होते, थोड़ा इनका माइंड डेवलप होता है, ठीक है। वो थोड़ा बहुत यूनिवर्स को समझना शुरू करते हैं, और वो थोड़ा बहुत क्या करते हैं, वो फिर सेटल होने के बारे में सोचते हैं। और जैसे वो सेटल हो जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है, फिर वो क्या करेंगे, वो आगे पीछे भटकेंगे नहीं, जो पहले भटका करते थे। अब वही टाइम उनका सेव होगा, जो टाइम उनका एग्रीकल्चर में लग गया, ठीक है। जो पीछे टाइम उनका रिमेनिंग बचता है उसको वो क्या करते हैं, उसको प्रोडक्टिव काम में लगाते हैं, वो अपने आप को सिविलाइज करते हैं, लिखने की तरफ जाते हैं इसके, ठीक है। स्क्रिप्ट जो हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर भी हमें जो है, सिविलाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स भी बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलता है। लैंड में हमें जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। ओवरसीज ट्रेड यानी कि इंडिया से जो है बाहर भी ट्रेड होता हुआ हमें देखने को मिलता है दूसरी कंट्रीज़ के साथ।
ओके। तो वही चीज़ है, ऑब्वियस ही बात है, जब यहाँ पे एग्रीकल्चर होगा अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी निकलेगी। जब अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी निकलेगी, जितना उन्होंने कंज्यूम करना था वो उन्होंने कर लिया, और जो पीछे बच जाएगा वो क्या करेंगे, वो आगे पीछे ट्रेड करेंगे, और ट्रेड करने के बाद भी कुछ बच जाएगा, उसको स्टोरेज में रख दिया जाएगा, गोडाउन्स में रख दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है, ये एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगी तो फिर वो ट्रेड में आ जाते हैं। इंडिया के अंदर भी ट्रेड होता है, लैंड में ट्रेड भी होता है, ओवरसीज ट्रेड भी होता है। ये समुंदर है, ठीक है, यहाँ पे दूसरी कंट्री है, अब इस समुंदर के पार ट्रेड भी हमें होता हुआ देखने को मिलता है, ओवरसीज ट्रेड उसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हम बात करते हैं आर्यन जो है ये फैमिलियर है नेविगेशन ऑफ सी को लेकर। ठीक है, इनको पता था नेविगेशन ऑफ सी क्या होता है, इसके बारे में इनको आइडिया था, और रेगुलर कॉइनेज जो है वो स्टार्ट नहीं था। ठीक है, ऑब्वियस, जब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वो ट्रेड कर रहे हैं, अगर उन्होंने कोई सामान दिया इस पर्टिकुलर कंट्री को, तो ये कंट्री इनको जो है पैसा नहीं देगी, ये कंट्री क्या करेगी, बार्टर सिस्टम होगा। इन्होंने अगर सामान दिया तो ये कंट्री भी इसके बदले कुछ इनको दे देगी मटीरियल। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम, बहुत ही ज़्यादा प्रिवेल कर रहा था इस समय, कॉइनेज सिस्टम हमें देखने को नहीं मिल रहा था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जी यहाँ पे लेटर वैदिक एज में कास्ट सिस्टम, इसका भी इमरजेंस होता हुआ देखने को मिलता है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब कास्ट सिस्टम, नई नई कास्ट निकल कर आएंगी तो वहाँ पे हमें नया नया एक रहने का एक जरिया देखने को मिलेगा, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हमें बढ़ता हुआ देखने को, डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज़ देखने को मिलेगी लाइवलीहुड की। ठीक है, जैसे कि हम बात करें नई नई कास्ट आई, अब कास्ट आई ऑक्यूपेशन को लिंक कर दिया जाता है। ठीक है, ये कास्ट का बंदा सिर्फ यही काम करेगा, है ना, ये कास्ट का बंदा सिर्फ बार्बर का ही काम करेगा, ये कास्ट का बंदा सिर्फ जो है वो हम बात करें मैनुअल स्कैवेंजिंग, है ना, इसी टाइप के काम करेगा। ये कास्ट का बंदा जो है ये ट्रेड एंड कॉमर्स ही करेगा। ये कास्ट का बंदा जो है ये क्या करेगा, ये प्रीस्ट बने, यानी कि ये पंडित वाला काम करेगा। ये कास्ट का बंदा जो है ये क्या करेगा, ये मतलब कि ये हम बात करें कि एग्रीकल्चर करेगा, सर्व करेगा लोगों को, है ना। तो हम बोलेंगे डिफरेंट डिफरेंट कास्ट जब आती है तो ऑब्वियसली बात है ऑक्यूपेशन उसके साथ एक लिंक बन जाता है। तो वही चीज़ बोला, अब नई नई कास्ट हमें अमर्ज होती हुई देखने को मिली, जब नई नई कास्ट निकल कर आएंगी तो नए नए आपको ऑक्यूपेशन, नए नए मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आपको देखने को मिलेंगे। लोग अपने जीने का एक जरिया बनाएंगे, किस हिसाब से उनका रोज़मर्रे का जो खर्चा होता है वो उनका चलता जाए। जैसे मनी लैंडर्स हमें देखने को मिलेंगे, वेवर्स देखने को मिलेंगे, बार्बर्स देखने को मिलेंगे, गोल्ड स्मिथ देखने को मिलेंगे, आयरन स्मिथ देखने को मिलेंगे, वॉशरमैन, कारपेंटर, म्यूजिशियन। तो ये सारे हम बात करें ये सब आते हैं। ठीक है, नए नए ऑक्यूपेशन हमें अमर्ज होते हुए देखने को मिलते हैं, जैसे कास्ट सिस्टम की इमरजेंस होती है। तो वही चीज़ लेटर वैदिक पे आपको नई नई कास्ट सिस्टम देखने को मिली, और उससे क्या हुआ, नए नए ऑक्यूपेशन भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब टैक्सेशन सिस्टम की हम बात करते हैं। पहले तो टैक्सेशन अर्ली वैदिक एज में हमने दो टैक्स देखे थे, एक हमने पढ़ा था बाघ और एक पढ़ा था हमने बलि, ये हमारे ओल्डेस्ट टैक्स थे। लेकिन अब क्या होता है, नए टैक्स की इंट्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है, जैसे कि शुल्क, नया टैक्स हमें देखने को मिलता है लेटर वैदिक एज में। ठीक है, फिर हम सोसाइटी की बात कर लेते हैं। ओहो, कहाँ चला गया, हाँ, सोसाइटी की हम बात कर लेते हैं। सोसाइटी की अगर हम बात करें तो लेटर वैदिक एज में सोसाइटी जो है वो डिवाइड की गई थी। ठीक है, और डिवाइड की गई थी चार वर्णास में। एक आ जाते हैं जी आपके ब्राह्मणास, एक आ जाते हैं जी आपके क्षत्रियास, एक आ जाते हैं जी आपके वैश्यास, और फोर्थ आ जाते हैं आपके शूद्रास। ठीक है, तो ये चार हमें जो है वो हम बात करें चार में डिवाइड की गई है हमारी सोसाइटी, और ये जो चार में जो सोसाइटी को डिवाइड किया इनको बोल दिया गया वर्णास। ठीक है, तो ये वर्णास है, ब्राह्मणास हो गया, क्षत्रियास हो गया, वैश्यास हो गया, और एक आपका शूद्रास हो गया। ठीक है, ये शूद्रास आ गया आपका। पहले तो हम बात कर लेते हैं जी ब्राह्मणास के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम ये बोलेंगे ब्राह्मणास जो है ये मोस्ट पावरफुल क्लास थी। ठीक है, लेटर वैदिक एज में, अर्ली वैदिक एज में भी पावरफुल थी, बट लेटर वैदिक एज में ये और ज़्यादा पावरफुल हो गई। वो क्यों, क्योंकि देखो ना यार, ब्राह्मणास जो थे, ठीक है, जो ब्राह्मण थे वो क्या करते थे बेसिकली, तो ब्राह्मणास जो थे वो जनरली क्या करते थे, वो हम यही बोलेंगे कि आपको पता है कि अर्ली वैदिक एज में मैंने आपको बताया था कि अर्ली वैदिक एज में जो है वो रिचुअल्स वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, जब रिचुअल ज़्यादा होंगे तो उन रिचुअल्स को परफॉर्म करवाने के लिए कौन आएंगे, प्रीस्ट आएंगे, पंडित आएंगे। और पंडित कौन होते थे, ब्राह्मण होते थे। ठीक है, तो ब्राह्मण जो है वो पंडित होते थे, प्रीस्ट होते थे। तो अर्ली वैदिक एज में जब वो रिचुअल्स कराएंगे तो ऑब्वियस ही बात है, जब रिचुअल्स वो करवा रहे हैं, अगर सपोज करो ये एक राजन है, ठीक है, जो रिचुअल करवाना चाहता है, कोई किंग है, ये गया पंडित के पास, ब्राह्मण के पास, इसने पंडित को ब्राह्मण को बोला मैंने रिचुअल करवाना है, उसने बोला ठीक है करवा देते हैं।
तो पंडित ने रिचुअल करवाया, ऑब्वियसली बात है कुछ फ़ी तो लेगा ना, फ्री में तो करवाएगा नहीं पंडित। अब फ़ी जो ली, आप ये सोचो कि जब फ़ी लेगा तो उस समय हम बात करते हैं कि आज के टाइम पे पैसा दिया जाता है, लेकिन उस टाइम पे कऊ की प्रेवलेंस ज़्यादा थी, है ना। आज के टाइम पे पैसा मानकर चलो, पैसा इज इक्वल टू कऊ, ठीक है। उस टाइम पे जिस बंदे के पास ज़्यादा कऊ होगी वो उतना ही ज़्यादा अमीर होगा, ठीक है। तो उस समय जो है कऊ दी जाती थी, हर एक पेनल्टी में भी कऊ दी जाती थी, ठीक है। आप मानो कि हम बात करें कि डोरी में भी कऊ दी जाती थी, ठीक है। अगर किसी को गिफ्ट देना है तब भी कऊ दी जाती थी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो फ़ी देनी है तो कऊ दी जाती थी। तो कऊ हुई बड़ी ज़्यादा प्रिवेल थी। जैसे आज के टाइम पे आप क्या करते हो, कोई भी चीज़ किसी सर्विस करवाते हो, कोई गुड्स लेते हो, तो आप क्या करते हो, पैसा देते हो, मनी देते हो। बट उस टाइम पीरियड पे मनी नहीं था, ठीक है, बार्टर सिस्टम था। उस टाइम पीरियड पे क्या था, जब भी किसी को फ़ी देनी है, पेनल्टी देनी है ना, फ़ाइन देना है, कोई आपने डोरी देनी है, कुछ भी आपने देना है, तो वो क्या दी जाती, इन टर्म ऑफ कऊ दी जाती थी, ठीक है। एक यज्ञ है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, उसमें प्रीस्ट को 2,40,000 कऊज जो हैं वो दी गई थी, ठीक है। जिसने हवन करवाया था प्रीस्ट से, उसने 2,40,000 कऊज जो है वो किसको दी थी, प्रीस्ट को दी थी। तो ये एज ए फ़ी के तौर पर दी थी, ओके। चलो देखो, अब तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको यही चीज़ बोली कि ब्राह्मण जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्या थे, पावरफुल थे। अर्ली वैदिक एज में भी पावरफुल थे और लेटर वैदिक एज में तो और ज़्यादा पावरफुल हो गए, ठीक है। वो कैसे, क्योंकि अब ये रिचुअल्स करवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है फ़ी लेंगे। जब ये फ़ी लेंगे इन टर्म ऑफ कऊ तो ऑब्वियस सी बात है ये अमीर हो गए। और जिसके पास है जी पैसा वो सबसे ज़्यादा होता है। आज के टाइम पे भी ये कंसेप्ट सही है, जिसके पास पैसा है वो ज़्यादा पावरफुल है। अंबानी देख लो, टाटा बिरला देख लो, पैसा बहुत है ना। तो पैसा जिसके पास है ऑब्वियस सी बात है उसका स्टेटस भी होगा और उसका वो पावरफुल भी, उसके फाइनेंशियल मसल अच्छे होंगे, ठीक है। जिसके फाइनेंशियल मसल अच्छे होंगे आज के टाइम पे उसके पॉलिटिकल मसल भी अच्छे होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ। उस टाइम पीरियड पे तो हम बात करेंगे कि जिसका पैसा ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अमीर है, ज़्यादा अमीर है मतलब ज़्यादा पावरफुल है। तो वही ब्राह्मण जो अर्ली वैदिक एज में पावरफुल थे क्योंकि रिचुअल्स करवाया करते थे, मीनिंगलेस रिचुअल्स हुआ करते थे, ठीक है। और हम बात करें कि उनको समझ नहीं आती थी संस्कृत थी। कई कितने लोगों को संस्कृत समझ आती है, आज के टाइम पे देख लो कई कितने सारे लोगों को संस्कृत समझ ही नहीं आती। तो उस टाइम पे भी हम बात करें लोगों को समझ नहीं आती थी वो क्या बोलते थे। तो इसलिए रिचुअल्स बहुत ज़्यादा थे, एक्सपेंसिव रिचुअल्स थे, महंगे रिचुअल्स थे। तो प्रीस्ट ब्राह्मण से अच्छा खासा पैसा वहाँ से अच्छा जनरेट करते थे। बट वही लेटर वैदिक एज जैसे आता है, लेटर वैदिक एज में यहाँ पे तो सिर्फ हमें पब्लिक रिचुअल्स देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे पब्लिक रिचुअल्स के साथ साथ प्राइवेट रिचुअल्स का भी जो है वो प्रिवेल करते हैं, वो भी आते हुए देखने को मिलते हैं। अब प्राइवेट रिचुअल्स कैसे हो गए, प्राइवेट रिचुअल जैसे कि हो गए, सपोज करो बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो रिचुअल करवा दो, ठीक है। जैसे बच्चा पैदा हो गया उसके कान सिलहाने हैं तो अब रिचुअल करवा दो, ठीक है। शादी नहीं हो रही रिचुअल करो, ठीक है। उसके बाद जैसे कि घर प्रवेश है रिचुअल करो, ठीक है। तो आप देखो कितने सारे प्राइवेट रिचुअल्स भी हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इससे क्या है कि फाइनेंशियल जो है गेन ज़्यादा होता है ब्राह्मण हम बात करें पंडित जी को, तो यहाँ से वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ बोली गई लेटर वैदिक एज में ब्राह्मण हमें जो है मोस्ट पावरफुल क्लास देखने को मिली। क्षत्रियास जो हैं वो रूलर्स हैं, ठीक है। वो पहले भी रूलर्स थे अब भी रूलर्स हैं, ठीक है। वो रिसोर्सेज को क्या करके रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। अपनी ट्राइबल कम्युनिटी जो अपनी जो कम्युनिटी है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ओके। तो बेसिकली ये रूल करते हैं। फिर हम बात करते हैं वैश्यास कम्युनिटी की बात करते हैं। अब वैश्यास कम्युनिटी हमने अर्ली वैदिक एज में देखी थी, वो किस में थी, एग्रीकल्चर में थी, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है एग्रीकल्चर से वो शिफ्ट मार जाते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स में, ठीक है, व्यापार में चले जाते हैं। क्योंकि जब यहाँ पे एग्रीकल्चर हुआ, एग्रीकल्चर से सरप्लस चीज़ें प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो अब इनका व्यापार किया जाएगा। तो हम इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो कि अब ये ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आप यही मानकर चलो वैश्या जो अर्ली वैदिक एज में जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, एग्रीकल्चर में इनका फोकस था। अब क्या होता है, अब वो ट्रेड एंड कॉमर्स में शिफ्ट मार जाते हैं, वो इस तरफ आ जाते हैं, ठीक है। ट्रेड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में आ जाते हैं। और यही एग्रीकल्चर अब कौन करेगा, अब नई एक कम्युनिटी मर्ज होती हुई देखने को मिलती है, शूद्रास, ठीक है। शूद्रास जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट करती है, ठीक है। अब नई शिफ्ट क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे लेटर वैदिक एज में ही उनकी इमरजेंस होती है। तो लेटर वैदिक एज में जैसे शूद्रास आते हैं तो वो एग्रीकल्चर का काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और वैश्यास की मैं बात करूँ, ये जो हमारी ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये टैक्स पेयर होती है, टैक्स वगैरह अच्छा खासा जो है पे करती है। पे किसको करेगी, ब्राह्मण जो उनके ऊपर बैठे हैं। आज के टाइम पीरियड पे भी टैक्स किसको देते हैं, जो है ना, जो ज़्यादा पावरफुल है उसको टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं ना, पावरफुल है। उस टाइम पे ब्राह्मण ज़्यादा पावरफुल है तो टैक्स वगैरह उनको जो है वो दिया जाता था वैश्यास के द्वारा। वही बात करते हैं हम, शूद्रास जो है अर्ली वैदिक एज में तो नहीं थे, बट यही शूद्रास के इमरजेंस हमें कब देखने को मिलते हैं, ये शूद्रास हमें देखने को मिलते हैं लेटर वैदिक एज में। और लेटर वैदिक एज में जैसे शूद्रास आते हैं
तो हम बोलेंगे इनकी कंडीशन बहुत ही पैथेटिक हो चुकी थी, बहुत ही मिजरेबल हो चुकी हुई थी, है ना, बहुत गंदी कंडीशन थी इनकी, ठीक है। और ये एग्रीकल्चरिस्ट थे, ये क्या करते थे, सर्व करते थे इनके ऊपर जो 3 वर्नाज है, वो 3 वर्ना कौन से आ गए, एक आपका ब्राह्मण आ गया, एक आपका क्षत्रिय आ गया, एक आपका वैश्यास आ गया। तो 3 वर्ना जो है इनको सर्व किया करते थे, एग्रीकल्चर खाने को चीज़ें वगैरह इनको प्रोवाइड करते थे, सर्व करते थे। तो इन तीनों का बर्डन जो है शूद्रास जो है उनके कंधों के ऊपर है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जी शूद्रास जो है हैव टू सर्व अदर 3 क्लासेस, बता चुका हूँ मैं आपको, एंड हैड नो राइट टू अप्रोच सेक्रेड फायर, ठीक है। तो अब जैसे हमने ऊपर वाली जो क्लासेस देखे, ये क्या करते थे, सेक्रीफाइस वगैरह किया करते थे, है ना। सेक्रेड फायर जो है यहाँ पे पूजा करते थे और यहाँ पे सेक्रीफाइस जो है वो किया करते थे, बट शूद्रा कम्युनिटी को अलो नहीं किया जाता था सेक्रीफाइस करने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितनी पैथेटिक, कितनी मिजरेबल कंडीशन इनकी उस टाइम पे थी, ठीक है। तो शूद्रास जो थे इनको फोर्स किया जाता था कि वो सर्व करें इनसे ऊपर जो 3 वर्नास है, ब्राह्मणास, क्षत्रिय और वैश्यास, इन तीनों को जो है वो ये सर्व करे। और स्ट्रक्चर कास्ट सिस्टम का मैं बात करूँ, वो अब हेरिडिटरी बन चुका हुआ था। हेरिडिटरी का मतलब ये हुआ, अगर सपोज़ करो बाप अगर ब्राह्मण है तो वो, अगर सपोज़ करो वो पंडित है, तो आगे जो उसका बेटा आएगा वो भी ब्राह्मण होगा, वो भी पंडित ही बनेगा। अगर सपोज़ करो एक अगर बंदा है वो एक क्षत्रिय है, ठीक है, वो रूल कर रहा है, आगे उसका जो बेटा आएगा वो भी क्षत्रिय ही होगा, वो भी आगे रूल ही करेगा, इसका जो बेटा आएगा वो भी क्षत्रिय ही होगा, वो भी रूल ही करेगा। ये नहीं है कि ये क्षत्रिय आ गया, इसका बेटा आगे और वो रूल ना करे, वो चला जाए प्रीस्ट वाली साइड चला जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऑक्यूपेशन में मोबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, कास्ट मोबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। कास्ट बिल्कुल जुड़ी हुई है ऑक्यूपेशन से, ऑक्यूपेशन जुड़ा हुआ है कास्ट से, जैसी कास्ट है वैसा ही ऑक्यूपेशन होगा, और आगे जो उनकी बच्चे आएंगे वो भी वैसी कास्ट को ही होल्ड करेंगे और वैसा ही ऑक्यूपेशन को होल्ड करेंगे जो उनके पेरेंट्स करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कास्ट सिस्टम का हमें जो है वो हेरिडिटरी बनता हुआ देखने को मिलता है, आगे जो है वो कंटिन्यू चलता हुआ देखने को मिलता है आगे जनरेशन पे, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं जी पोजीशन वुमेन की। तो वुमेन की पोजीशन जो है बहुत ही गंदी होती जा रही थी, स्टेटस उनका डिक्लाइन होता जा रहा था, ठीक है। अब वुमेन को डिप्राइव किया जा रहा था कि वुमेन जो है उपनयन सेरेमनी जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकती, ठीक है, उसमें वो एंट्री नहीं कर सकती। रिलीजियस सेरेमनी कोई भी होगी उसमें वुमेन की एंट्री जो है वो बैन की गई थी, वो नहीं करेगी, ठीक है। पॉलिटिकल असेंबलीज जैसे कि समिति सभा जो अर्ली वैदिक एज में जो है इस पर पार्टिसिपेट किया करती थी वुमेन, अब लेटर वैदिक एज में ये बोल देगा कि वुमेन जो है वो समिति और सभा जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो हम ये बोलेंगे अर्ली वैदिक एज में वुमेन की कंडीशन फिर अच्छी थी, बट लेटर वैदिक एज में वुमेन की कंडीशन बहुत ही गंदी हो जाती है, ठीक है। तो देखो उपनयन सेरेमनी क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि 6 थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, और 3 थ्रेड्स जो हैं वो शादी से पहले बांधने होते हैं, जनू जिसको बोलते हैं, और 3 थ्रेड्स जो हैं वो शादी के दौरान होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ड्यूटीज़ होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ कस्में खानी पड़ती हैं, यहाँ पे भी कस्में खानी पड़ती हैं, यहाँ भी कस्में खानी पड़ती हैं, वो क्या खानी पड़ती है क्या नहीं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं जी, अब यहाँ पे वुमेन को पॉलिटिकल असेंबलीज में अटेंड करने से मना कर दिया गया। तो यहाँ पे जो है वुमेन जो है इसको पॉलिटिकल असेंबलीज में लो नहीं किया जाता था, ठीक है। अब वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती समिति सभा में, जो कि पहले किया करती थी। फिर हम बात करते हैं पॉलीगैमी की, बात कर लेते हैं। पॉलीगैमी भी अब हमें यहाँ पे देखने को मिलती, प्रिवेल होती है सोसाइटी में। अब पॉलीगैमी में क्या, एक हस्बैंड जो है उसकी मल्टीपल वाइफ्स है ना, ये पॉलीगैमी होता है, ठीक है। बट यही चीज़ हमें प्रिवेल होती हुई देखने को मिलती है जी लेटर वैदिक एज में। तो यहाँ से आप देख सकते हो वुमेन की कंडीशन बहुत ही गंदी हो गई थी लेटर वैदिक एज में, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी चाइल्ड मैरिज का कंसेप्ट भी हमें देखने को मिलता है, जो कि हमें पहले अर्ली वैदिक एज में नहीं देखने को मिल रहा था। अर्ली वैदिक एज में अब ये मान के जब वुमेन की कंडीशन भी ठीक थी, बच्चों की कंडीशन भी ठीक थी, बट लेटर वैदिक एज जैसे आता है तब चाइल्ड मैरिज हमें जो है ये कस्टम चलता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। डोरी सिस्टम देखने को मिलता है, सती सिस्टम जो है ये भी एक कॉमन बन चुका हुआ था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या चीज़ देखी, एक नोट भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में कि अपर 3 वर्ना जो थे हमारे ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्यास, ठीक है, तो इनको एंटाइटल किया गया था, ये परफॉर्म कर सकते हैं उपनयन सेरेमनी, ठीक है। और जब ये उपनयन सेरेमनी को परफॉर्म करेंगे उसके बाद ये कंसिडर कर लिया जाता है कि ये क्या हो गए हैं, ट्विन बॉर्न हो चुके हैं, ट्वाइस बॉर्न हो चुके हैं, या फिर द्विज, ठीक है, ये द्विज बन चुके हैं। यानी कि इसमें क्या होता है इस सेरेमनी में कि 3 थ्रेड्स जो होते हैं या 3 रिंग्स, 3 कस्में जो हैं, 3 थ्रेड जो जनेऊ जिसको आप बोलते हैं, वो बेसिकली अनमैरिड जब स्टेज होती है बंदे की तब बांधने पड़ते हैं उसे, और आफ्टर मैरिज या ड्यूरिंग मैरिज हम बात करें 3 थ्रेड्स वगैरह जो होते हैं या रिंग्स होते हैं वो उसको बांधने पड़ते हैं। इनमें क्या होता है बेसिकली कस्में खाई जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी उठाने की बातें की जाती है, वाइफ के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुरु के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये कुछ होती, बाकी जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी, अब हम बात करते हैं आश्रम के बारे में बात कर लेते हैं। आश्रम की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि एक सेकंड, चलो आश्रम को नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ऑलरेडी 30 मिनट से ऊपर लेक्चर जा चुका है, ठीक है।
चलो इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।